हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स की। तो अगर आप एक फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या फाइनेंस स्ट्रीम के एक पर्सन हैं, तो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स आपको हमेशा काम आएगा, क्योंकि ये वो डिसीजन होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी के पास अगर बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, तो कौन से प्रोजेक्ट को वो सेलेक्ट करके पैसा किस में लगाए। तो लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें हमने पूरी बात की थी कि कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, कंपनी के लिए क्यों जरूरत होता है, किस तरीके से हेल्प करता है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के इस वीडियो में मेनली फोकस है वहाँ की कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, टूल्स कौन कौन से हैं। यानी अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास, एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिसीजन अवेलेबल हैं, तो आप किसी एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, उन सबकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे, और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, कैपिटल बस्टिंग अगर टेक्निक्स को समझा जाए तो सबसे पहले आपको ये टर्म क्लियर होना चाहिए। कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग होता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बिजनेस में जो भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, वही हमारे कैपिटल बस्टिंग होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या हो सकते हैं कि एक सपोज कर लीजिए कंपनी के पास ए प्रोजेक्ट है जिसमें उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, राइट। और एक प्रोजेक्ट बी है जिसमें उनको बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, डाइवर्सिफिकेशन करके। तो अब वो डाइवर्सिफिकेशन करें या एक्सपेंड करें, या अगर मान लीजिए एक और प्रोडक्ट होता, एक और प्रोजेक्ट होता, तो वो पैसा उसमें लगाएं। तो इन सबको सेलेक्ट करना, इन सब में से किसी एक बेस्ट को सेलेक्ट करना, ये आपको कैपिटल बस्टिंग टेक्निक हेल्प करती है। तो अब अगर हम इसको समझा जाए थोड़ा सा, तो आप देखिए कैपिटल बस्टिंग जो टेक्निक्स हैं, मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स पहले दिखा देता हूँ। ये टेक्निक्स होती हैं मॉडर्न टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स किसे बोलते हैं? देखिए, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके चलता है। एक कंसेप्ट आपने पढ़ रखा होगा, अगर आपको नहीं है नॉलेज तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं। हमने पूरा वीडियो डिस्क्राइब कर रखा है, जिसमें हमारी प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमारे चैनल पर, उसमें आप देख सकते हैं। जो ये बताता है कि मनी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग होती है। आज के 100 रुपए और 2 साल बाद के 100 रुपए इक्वल नहीं होते कभी भी। तो मनी की वैल्यू जो होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। आज 100 रुपए ज्यादा है, क्योंकि अगर आज आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दोगे और मान लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट भी मिल रही है, तो 2 साल बाद वो 121 हो जाएंगे। तो 2 साल बाद के 100 रुपीज और आज के 100 रुपीज इक्वल नहीं है। तो जो टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती हैं, उनको बोलते हैं हम मॉडर्न टेक्निक्स। और जो टेक्निक्स जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती, उनको हम ट्रेडिशनल टेक्निक बोलते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ट्रेडिशनल टेक्निक्स एडेप्ट करती थी पहले, बट आज के टाइम में फोकस हो रहा है मॉडर्न टेक्निक्स पे। हम दोनों ही तरह की टेक्निक समझेंगे कि दोनों के बेसिस पे कौन से प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट किए जाते हैं और कैसे डिसीजन लिए जाते हैं कि ए बी सी डी, अगर 3 या 4 प्रोजेक्ट हैं तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं मॉडर्न टेक्निक की और ट्रेडिशनल टेक्निक की। तो अगर आपको कैपिटल बस्टिंग की नॉलेज है कि कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, तो आपको पता होगा कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं लॉन्ग टर्म के, वही आपकी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं। तो ये जस्ट एक रिवीजन फॉर्म में लिया था मैंने, वीडियो अलग से डाला हुआ है, आप उसको देख के पूरा कैपिटल बस्टिंग का कंसेप्ट समझ सकते हैं। इस पर मेनली फोकस है टेक्निक्स का। तो देखिए, सबसे पहले हम टेक्निक्स की बात करते हैं। तो पहले ट्रेडिशनल टेक्निक्स पे आते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक्स है ट्रेडिशनल टेक्निक, और बहुत इजीली आपको विद इन अ मिनट समझ में आ जाएंगी। तो ट्रेडिशनल टेक्निक में दो टेक्निक थी आपकी। एक आपकी थी पेबैक पीरियड और दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बट यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कंसेप्ट है उसको कंसीडर नहीं करती है। दैट इज द रीजन ये ट्रेडिशनल टेक्निक कहलाती है। अब देखिए, सबसे पहले हमने बात करी कि ट्रेडिशनल टेक्निक में पे बैक पीरियड, देखो नाम से क्लियर हो रहा है पे बैक, कितने टाइम में वापस आएगा, पैसा वापस आएगा। तो बिजनेस जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कितने ईयर्स में वापस आ जाता है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में जो भी पैसा लगाया वो 5 ईयर्स में वापस आ रहा है, प्रोजेक्ट बी में जो पैसा लगाया वो 3 ईयर्स में वापस आ रहा है। तो कौन सा बेटर है? तो जिससे जल्दी पैसा रिकवर हो जाए वो प्रोजेक्ट बेटर है। तो अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने ईयर्स में हमारा पैसा वापस आ रहा है? तो देखिए, पेबैक पीरियड क्या है? पेबैक इज द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल कैश आउटले। जो भी आपका कैश आउटले यानी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो कितने साल में वापस आ जाएगा, उसी को बोलते हैं पेबैक पीरियड। तो एक एग्जांपल से देते हैं, फिर आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी है, सपोज कर लीजिए कैश आउटले उसका 60,000 है, 60,000 रुपए कंपनी ने इन्वेस्ट किए एक प्रोजेक्ट में, और वो जो कंपनी है उससे जो रिटर्न आ रहा है वो 12,000 का इनफ्लो आ रहा है फॉर 6 ईयर तक। 12-12 हजार रुपए या 6 साल तक आएंगे। तो कितने साल में आपका पैसा वापस आ गया? तो देखिए, 60,000 आपने लगाई, 60,000 आप लगा रहे हैं, हर साल कितना आ रहा है?
12,000, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो हमारा आ जाएगा कि 5 ईयर्स में हमारा पैसा वापस आ जाएगा, और उसके बाद जो पैसा आ रहा है वो एक्स्ट्रा ही आ रहा है। तो 5 साल हमें पता लग गया, 5 साल में हमारा पैसा आ गया। कैसे कैलकुलेट किया हमने? जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट इनिशियल है उसको डिवाइड कर दो जो एनुअल आपके पास कैश आ रहा है। तो देखिए पे बैक पीरियड का फॉर्मूला ही आपका ये है, इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट जिसको हम C0 बोलते हैं, डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो, जो आपको कैश आ रहा है, इसको आप C1 भी बोल सकते हो। मतलब जो पैसा आ रहा है C1, C2, C3, क्योंकि हर साल का इक्वल है तो इसलिए हमने इसको C1 लिख दिया। तो दैट्स द रीजन, अगर अब हम इसको देखें, अगर हम सी को ही ले लें सिंपल, तो कैश आउटफ्लो जो है आपको कैश इनफ्लो दोनों दे रखे हैं, और जो आपका कैश आउटफ्लो है राइट, उसको आप डिवाइड कर दो कैश इनफ्लो से, जो आपका कैश आ रहा है उससे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें कितने साल में पैसा वापस आ रहा है। तो नंबर ऑफ ईयर्स पता लग रहे हैं इससे, हमारे नंबर ऑफ ईयर्स से हमें क्या पता लग जाता है, ये डिसीजन लेने में इजी रहता है कि जिस भी प्रोजेक्ट से पहले पैसा आ रहा है, जल्दी पैसा आ रहा है, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए सक्सेसफुल है। तो अब आपको पे बैक नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पे बैक कितने साल में वापस आ रहा है पैसा। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको कैश इनफ्लो से डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर अनइक्वल इन्वेस्टमेंट हो, अनइक्वल मतलब पैसा जरूरी तो नहीं है 6,000 रुपए हर साल आ रहा है, किसी साल 4,000 आ रहा है, किसी साल 5,000 आ रहा है, किसी साल 7,000 आ रहा है, या और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल और लिया है हमने कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपए एक प्रोजेक्ट में पैसे लगे, और जो आपको रिटर्न मिल रही है वो 4,000 हर साल मिल रही है। अब पहले वाले में तो क्या था, आपका सीधे सीधे 5 साल आ गया था, पर 5 साल कुछ महीने भी हो सकता है आंसर, तो वो किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए 4,000 रुपए मिल रहे हैं, तो पहली साल तो आपके 4,000 रुपए आ गए, दूसरी साल 4,000 प्लस 4,000, 8,000 रुपए आ गए आपके 2 साल में। तीसरी साल अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं 4,000 4,000 और 4,000, तो ये आपके कितने हो गए? ये तो आपके 12,000 हो गए। तो 3 साल तो नहीं कहेंगे, हमारा पैसा तो 3 साल से पहले ही आ गया, क्योंकि 12,000 रुपए आ रहे हैं 3 साल में, जबकि हमने केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो आपका ये फॉर्मूला है, जितने ईयर्स कंप्लीट है उन्हें तो पहले लिखेंगे, 2 साल में 8,000 आ रहा है प्लस, अब जो आपके 2,000 रुपए बच गए, और आपको आने कितने हैं 4,000 रुपए, तो 2,000 रुपए अगर पूरे साल में आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी 2,000 रुपए आपके जो आ रहे हैं वो 4,000 पूरे साल में आ रहे हैं, तो 2,000 कितने में आएंगे? 6 महीने में आएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाई 4,000, यानी आधा साल लग गया, यानी 6 महीने लग गए। तो आपका आंसर कितना हो गया? 2.5 ईयर्स। यानी आपको समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि आपका आंसर पूरे नंबर ऑफ ईयर्स में आए कंप्लीट, वो आपके फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, कुछ मंथ भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल तो हमें पे बैक पीरियड ये बता रहा है कि कितने टाइम में आपका पैसा वापस आ रहा है, राइट, पे बैक। तो अब इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशन में देखें, तो बेनिफिट्स तो ये है कि बहुत इजी था कैलकुलेट करना, इजीली पता लग गया, एक्सट्रीम इजी था। दूसरा, फोकसेस ऑन लिक्विडिटी एंड क्विक रिकवरी, हमारी कितनी जल्दी क्विक रिकवरी हो रही है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट हैं और एक से पैसा 2 साल में आ रहा है और एक से पैसा 3.5 साल में आ रहा है, तो किससे क्विक रिकवरी हो रही है? जिससे क्विक रिकवरी हो रही है आप कहेंगे वो प्रोजेक्ट बेटर है। तो इससे इजीली आप आंसर ले पाते हैं ए बी सी और काफी प्रोजेक्ट्स में। तीसरा बताया गया यूजफुल फॉर कंपनी सिमिलर प्रोजेक्ट, तो जहां एक से प्रोजेक्ट है, सिमिलर प्रोजेक्ट है, जिससे ज्यादा बेटर आ रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ ये बेनिफिट था। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली तो यही है कि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो दैट इज द रीजन ये ट्रेडिशनल टेक्निक थी। दूसरा, ये बताया गया है मे रिजेक्ट प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अभी हमने बात की, या पहले एग्जांपल में भी हमने बात की थी कि 2 साल में पैसा आ गया, 3 साल में वापस आ गया, बट उसके बाद भी तो आपको मनी मिल रहा है प्रोजेक्ट से, उसको ये टोटली कंप्लीटली इग्नोर करके चल रहा है। जबकि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो जब तक पैसा मिल रहा है एक प्रोजेक्ट से उन सबको इंक्लूड करके चलती हैं। दैट इज द रीजन वो अच्छी टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स कहलाती हैं। और लिमिटेशन क्या थी? इग्नोर कैश फ्लो आफ्टर पे बैक, जो अभी हमने बात की कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जब तक पैसा आ गया तब तक तो हमने काउंट किया कि 3 साल में पैसा रिकवर हो गया, बट 3 साल के बाद कितना हो सकता है? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 3 साल के बाद और अच्छा रिटर्न है, बट उनको हम टोटली इग्नोर करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रेडिशनल टेक्निक में पहली टेक्निक हो गई पे बैक पीरियड, यानी कितने टाइम में आपका पैसा वापस आ रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स में। अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं तो जिसमें भी आपका पैसा जल्दी वापस आ रहा है उस प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टेक्निक की बात करें तो नेक्स्ट टेक्निक है आपकी ARR। ARR आपको क्या बताती है? ARR नाम से क्लियर है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। हम अकाउंट के हिसाब से देख रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अकाउंट के हिसाब से कैसे देख सकते हैं आप रेट ऑफ रिटर्न? जो भी आपका प्रॉफिट है वो कितने इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है उससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए पे बैक पीरियड में हम नंबर ऑफ ईयर्स पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे आप रिटर्न की बात कर रहे हैं परसेंटेज में।
तो सपोज कर लीजिए, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। एक कंपनी को एवरेज जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज होता है हर साल, और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लिखा, 10,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है 10,000 का 50,000 पे, तो कितने परसेंट हो गया? तो आपका कितना हो गया? ये 20% हो गया। तो आपका रिटर्न कितना हो गया अकाउंट के हिसाब से? 20%। तो ये आपका ARR हो गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो फॉर्मूला क्या बन गया? जो भी आपका एनुअल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका हो गया ARR का फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल है ARR। ट्रेडिशनल टेक्निक्स दोनों ही बहुत सिंपल है। पेबैक बताती है कितने नंबर ऑफ ईयर्स में पैसा आ रहा है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बताता है अकाउंट के हिसाब से कितनी रिटर्न आ रही है। तो अगर मान लीजिए आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए में 20% का रिटर्न आ रहा है और प्रोजेक्ट बी में 25% का रिटर्न आ रहा है, तो कौन सा प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे? जो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। तो प्रोजेक्ट बी आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो आप प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अगेन बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर कर रहा है तो दैट्स द गुड थिंग, और इग्नोर क्या कर रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है, दैट्स द बैड थिंग। दैट इज द रीजन ये ट्रेडिशनल टेक्निक कहलाती है। तो अब हमने ट्रेडिशनल टेक्निक कर ली है, अब मेन फोकस है हमारा मॉडर्न टेक्निक्स पे, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जनरली कंपनीज मॉडर्न टेक्निक्स को ही फॉलो करती हैं। तो मॉडर्न टेक्निक्स में तीन टेक्निक्स हैं आपकी, एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। वीडियो के एंड तक आते आते हम इनको कंपेयर भी कर रहे होंगे कि तीनों टेक्निक्स में से कौन सी बेटर है और कंपनीज कौन सी सेलेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली टेक्निक समझते हैं हम एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, नेट यानी कि हम डिफरेंस ले रहे हैं। किसका डिफरेंस ले रहे हैं? एक बिजनेस में जब आप पैसे लगाते हो तो वो कैश आउटफ्लो कहलाता है, और जब उससे पैसा आता है तो वो कैश इनफ्लो कहलाता है। तो हम आउटफ्लो और इनफ्लो का डिफरेंस ले रहे हैं, और क्योंकि हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके चल रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी हम प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में लिखूं आपको समझाने के लिए, तो मैं लिख सकता हूं एनपीवी इक्वल्स टू, एनपीवी कैसे निकलता है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, और जो कैश इनफ्लो है उसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, यानी फ्यूचर में जो पैसा आ रहा है उसकी आज की वैल्यू कितनी है वो लेते हैं। तो एनपीवी क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू सेम ही रहती है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है एनपीवी इक्वल्स टू, ये आपका कैश इनफ्लो आ गया, इस कैश इनफ्लो में से माइनस किया कैश आउटफ्लो यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो हमने वहां पे कैश आउटफ्लो लिख दिया है, इन्होंने यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख दिया है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे सपोज कर लीजिए आपको फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट से 2 लाख रुपए आने हैं, वो 2 साल या 3 साल बाद आने हैं, और उस प्रोजेक्ट में आपके 1.5 लाख रुपए लगे हैं। तो कैश आउटफ्लो कितना हो गया? 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपीज हमारे लगे, और हमारे पास आने कितने हैं? 2 लाख रुपए। अब जो 2 लाख रुपए आने, अगर मैं यहाँ कह देता हूँ कि यहाँ 2 लाख रुपीज लिख देते हैं और हमें 50,000 का फायदा हो गया, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया। बट क्योंकि ये मॉडर्न टेक्निक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ 2 लाख रुपए नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना है, जो 2 लाख रुपए फ्यूचर में मिल रहे हैं उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। आज मान लीजिए हो सकता है वो 1,75,000 हो, तब 2 साल में जाके वो 2 लाख होंगे। तो अगर 2 लाख की हमने आज की वैल्यू निकाली, 1.75 लाख रुपीज आई, तो एक्चुअल में हमें रिटर्न मिला 1.75 लाख का, हमारा आउटफ्लो हुआ है 1.5 लाख का, और हमें 25,000 रुपीज का फायदा हुआ। तो इस तरीके से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर की वैल्यू कैसे निकालते हैं और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं, इससे आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ये आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो सीआई के नाम से कितना आ रहा है कैश इनफ्लो? 6,000 रुपए आ रहे हैं 2 साल के लिए, यानी 12,000 रुपीज आ रहे हैं। तो अब आप ये बताइए इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है? तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंसेस लेना है, और इन दोनों का डिफरेंसेस ही होगा एनपीवी। बट हम 6,000 और 6,000, 12,000 में से 10,000 माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा था, जो 6,000 रुपीज 1 साल या 2 साल बाद मिल रहे हैं उसकी आज की वैल्यू निकालेंगे, और जो आएगा ना उसमें से 10,000 माइनस करेंगे। तो कैसे निकालते हैं?
वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखा। जो भी कैश इनफ्लो है ना, जो 6,000 रुपए आ रहे हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस, जो अगर मान लीजिए 10% है डिस्काउंट रेट, 1 ईयर है तो 1, 2 ईयर है तो 2, तो इसको हम डिवाइड करके इस तरीके से हम फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। हम क्या निकालने हैं? प्रेजेंट वैल्यू। तो आज की जो वैल्यू है, आज का जो मनी है, अगर उसकी फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है तो वो फ्यूचर वैल्यू कहलाती है। फ्यूचर में कोई मनी आपको मिल रहा है, उसकी आज की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। तो ये जो हमें 6,000 रुपए मिल रहे हैं, ये फ्यूचर में मिल रहे हैं, तो उसकी आज की वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने इस फॉर्मूले से क्या किया, 6,000 की वैल्यू निकाली 10% पे, आपके यहाँ डिस्काउंट रेट 10% दिया हुआ है, 6,000 रुपीज की 10% पे डिवाइड करके निकाली, तो ये आया 5454। यानी जो 6,000 रुपए एक साल बाद मिलेंगे, उनकी आज की वैल्यू 5445 समथिंग है, 54। और अब जो 6,000 रुपए 2 साल बाद मिलेंगे, उसकी भी आज की वैल्यू निकालेंगे, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%, और यहाँ पे 2 लिखा है ईयर में, इसकी वैल्यू आ गई 4,900 समथिंग। तो अब आप देखिए, ये एक्चुअल में अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 10,413, यानी 10,413 रुपए। और हमारा आउटफ्लो कितना हुआ है? हमारा आउटफ्लो हुआ है 10,000, तो इन दोनों को यहाँ प्लस कर देंगे, इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा आउटफ्लो था। हमें बेनिफिट कितना हुआ? 413 रुपीज का। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको जीरो से बेटर रिटर्न दे, जीरो से ज्यादा, अगर आपने 10,000 रुपए लगा के 10,413 अर्न किए, तो 413 अर्न ही किए हैं, तो ये बेटर है। तो अब अगर आपको डिसीजन लेना है, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है, तो कौन सा एक्सेप्ट करें? तो जो भी आपको बेटर रिटर्न दे। एक प्रोजेक्ट से 400 रुपए आ रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से अगर 1,200 रुपए आ रहे होते, 1,200, तो दूसरा प्रोजेक्ट बेटर होता। तो एनपीवी ओवरऑल हमने समझा कि डिफरेंस होता है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में। तो कैश इनफ्लो जो भी आया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू सेम ही होती है, उन दोनों को माइनस कर लेते हैं, जो भी आपका अमाउंट आ रहा है वो आपका हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमने दोनों की प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस निकाला था, इसलिए इसका नाम एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बोला गया है। अब थोड़ा सा और पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट ए सेकेंड। यस, अब देखिए, इसको थोड़ा सा ना और ब्रॉड किया है मैंने, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। जो भी मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कैश आता है, कैश इनफ्लो, जिसको हम C1 के नाम से जानते हैं, तो ये आपका है कैश इनफ्लो, और ये हो गया आपका कैश आउटफ्लो। अब देखिए, इस फॉर्मूले को और सिंपल तरीके से लिखा है कि आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, कोई भी लेक्चर अटेंड करेंगे, आपको और इजी समझ में आएगा। तो जो एनपीवी है, वो एनपीवी क्या है? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का डिफरेंस है। अब कैश आउटफ्लो तो एक बार पैसा इन्वेस्ट हो गया, बट जो कैश इनफ्लो है वो एक से ज्यादा बार आ रहा है ना। तो पहली साल आया उसको C1 बोला, दूसरी साल आया उसे C2 बोला, तीसरी साल आया उसे C3 बोला, ऐसे जितने साल आता रहेगा एन ईयर्स तक उसे CN बोला। और इन सबकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली थी? अभी हमने न्यूमेरिकल भी किया था, हमने डिवाइड करके निकाली थी। तो 1 प्लस के का मतलब है जो परसेंटेज होते हैं हमारे डिस्काउंट रेट वाले, तो 1 ईयर में 1, 2 में 2, 3, इस तरीके से डिवाइड करके। तो इस तरीके से अगर 3 ईयर्स का देखेंगे, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले समझ में आ रहा होगा, जितने भी कैश इनफ्लो आ रहे हैं, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के प्लस कर देंगे, उसमें से कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें? अगर मान लीजिए केवल एक ही प्रोजेक्ट है, सिंगल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम ए रख लेते हैं, तो अगर एनपीवी 0 से ज्यादा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही रहा है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर एनपीवी 0 से कम है, भाई लॉस हो रहा है, आप क्यों एक्सेप्ट करोगे? तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। और अगर एनपीवी 0 के बराबर है, तो भाई आप देख लीजिए, आप पे और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में हमने बात की, अभी 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लीजिए ऐसे बी प्रोजेक्ट है, उसकी भी एनपीवी निकालेंगे, उसमें मान लीजिए 700 का प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए सी प्रोजेक्ट है, उसमें 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो जिसमें मैक्सिमम रिटर्न मिल रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैक्सिमम रिटर्न किस में मिल रही है? बी प्रोजेक्ट में, तो आप बी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेती है। तो अगर एक से ज्यादा कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबके एनपीवी कैलकुलेट करती है,
यानी फ्यूचर में जो पैसा मिला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालती है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ उसको माइनस करती है, और ये चेक कर पाते हैं कि एक कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है किस प्रोजेक्ट से, और फिर कंपेयर करके वो डिसाइड कर पाते हैं जिसमें बेटर रिटर्न मिल रहा है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी टेक्निक हो गई एनपीवी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दूसरी टेक्निक कौन सी थी, इफ यू रिमेंबर, दूसरी टेक्निक थी हमारी आईआरआर। तो ये आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, एक न्यूमेरिकल और लिया है मैंने, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बट यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है कि एनपीवी का ही पूरा एक तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊं एक न्यूमेरिकल, सो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो आप, मैं आईआरआर समझाने जा रहा हूँ, अगर आपको ये पॉज करके देखना है तो आप इस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। चलिए अब आईआरआर की बात करते हैं। एनपीवी हम समझ चुके हैं। एनपीवी की अच्छी चीज क्या थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा है। लिमिटेशन क्या है इसमें, लिमिटेशन एक तो ये है जो फ्यूचर के कैश इनफ्लो आनी है ना उनका एस्टिमेट करना पड़ता है, थोड़ा सा टीडियस हो जाता है ये। और दूसरा जो डिस्काउंट रेट की 10% से डिवाइड करना है या 9% से, एग्जाम में तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, बट मार्केट में एक्चुअली जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ होता है, ये एक इसकी लिमिटेशन है। आईआरआर की बात कर रहे थे हम, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए अभी हमने एनपीवी की बात की थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसमें हमने क्या किया था, उसमें जो आंसर आ रहा था वो अमाउंट के फॉर्म में आ रहा था कि एक प्रोजेक्ट से कितना अमाउंट मिल रहा है, और जो भी अमाउंट ज्यादा है, हायर है, अगर मान लीजिए 1 से हायर है तो 1 को सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर 2 प्रोजेक्ट से हायर अमाउंट आ रहा था तो हमने डिस्कस किया था 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट रुपीस के फॉर्म में आ रहा था कि किससे कितना बेनिफिट हो रहा है। अब हम अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें आंसर देता है वो परसेंटेज के फॉर्म में देता है। आप देख सकते हैं नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरनली कैलकुलेट करते हैं और रेट ऑफ रिटर्न बताता है। यानी अगर दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, अगर मान लीजिए 15% रिटर्न दे रहा है और ये 18% रिटर्न दे रहा है, तो मैं आपसे पूछूं आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो जो बेटर रिटर्न दे रहा है आप उसको ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये रिटर्न के फॉर्म में आंसर देता है, दैट्स द रीजन इसका नाम रेट ऑफ रिटर्न है। और क्योंकि ये इंटरनली खुद बता देता है, बाहर से डिस्काउंट रेट नहीं लेना पड़ता, जैसे एनपीवी में डिस्काउंट रेट ले रहे थे ना बाहर से, यहाँ पे बाहर से कोई डिस्काउंट रेट नहीं लेना होता, खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा वन मोर थिंग, जब आपको रेट ऑफ रिटर्न पता लग रहा है कि 15 या 18% है, तो आप डिसाइड कैसे कर पाओगे, अगर मान लीजिए केवल एक ही प्रोजेक्ट होता जिसमें 12% का रिटर्न आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर आपको ये डिसाइड करना है कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या नहीं, कैसे पता लगेगा, आप ये देखोगे आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। मान लीजिए मार्केट से आप 9% का पैसा ले रहे हो, या डिवेंचर से या बैंक लोन से, और आपको 12% की रिटर्न आ रही है, तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर दोगे। और मान लीजिए आपको 12% की रिटर्न आ रही है और आपकी जो कॉस्ट है वही 15% है, आपने मार्केट से 15% पे लोन लिया है और आपको रिटर्न 12% मिल रही है, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं। तो ये आपको ये भी हेल्प करता है डिसाइड करने में कि एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर इसको रीड करें तो ये कह रहा है, इट इज द परसेंटेज रिटर्न दैट द प्रोजेक्ट जनरेट्स ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल। तो अभी हमने बात की ना, जो भी हमने पैसा लगाया है उसमें रिटर्न कितना आ रहा है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको बताता है परसेंटेज के फॉर्म में कि कितना रिटर्न आपको मिल रहा है उस प्रोजेक्ट से। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल बिकॉज इट एक्सप्रेसेस प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज रेट। जो हमने बात की ना कि 15% 18% ये आपको रिटर्न बता देता है, तो जब आपको रिटर्न बता देता है तो आप अपनी जो भी आपने लोन लिया है उस कॉस्ट से कंपेयर कर लीजिए, और अगर रिटर्न बेटर है कॉस्ट से तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे आईआरआर, तो कैलकुलेट बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे कि एनपीवी में तो हमने क्या बात की थी, एनपीवी में कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस किया था, और कैश इनफ्लो की क्या निकाल रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू। आईआरआर में आप क्या करोगे, कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो के बराबर रख दोगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और इसको इक्वल रख दोगे। तो इक्वल रखने पे जो भी वैल्यू आएगी, राइट, उसी को आईआरआर बोलते हैं, वो परसेंटेज निकल आता है। या आप क्या बोल सकते हो, इक्वल रखने का मतलब है इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो जीरो आना चाहिए। तो मान लीजिए कैश आउटफ्लो तो हमें पता होगा कि कैश आउटफ्लो मान लीजिए 1 लाख रुपए है और हमें रिटर्न मिली 1.5 लाख की, तो 1.5 लाख को कितने परसेंटेज से डिवाइड करूं कि वो 1 लाख रुपए बन जाए। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका कैश आउटफ्लो है 1 लाख रुपीज और कैश इनफ्लो मैंने आपसे कहा आपका है 1,50,000। तो इस 1,50,000 को
मैं कितने परसेंटेज से डिवाइड करूं, दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। तो हम बात कर रहे थे कैश इनफ्लो आउटफ्लो की। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, तो ये हमारा था 1 लाख रुपीस और कैश इनफ्लो हमारा था 1.5। तो इसको मैं कितने परसेंटेज से डिवाइड करूं कि ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो जीरो आ जाए। इक्वल का मतलब है दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो आ जाए। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि 15% पे डिवाइड करूं तो ये 1,50,000 1 लाख हो जाए, तो वो आपका आईआरआर क्या हो गया, 15% हो गया। मान लीजिए 14% पे आता है, ये कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं इसमें हम, जिसमें हम ये देखते हैं एग्जैक्टली कितने परसेंटेज से डिवाइड करेंगे वो जीरो आ जाए। तो जो परसेंटेज आता है वही आपका हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब अगर आपका फॉर्मूला देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो देखिए C0 यानी क्या था, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो को कैश इनफ्लो के बराबर रख रहे हैं। और कैश इनफ्लो क्या है, कैश इनफ्लो एक से ज्यादा साल आएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको डिवाइड करेंगे, तो जो भी परसेंटेज आएगा वही आपका हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दैट इज द रीजन हम इंटरनली खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं। एनपीवी में तो क्या किया था, परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा था, बाहर से लिया था, बट यहाँ पे हम खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए एक न्यूमेरिकल ले लिया है सो दैट आपको और क्लियर हो जाए इजीली। आप देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल को, फोकस करिए थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल पे। एक कंपनी है जिसका आउटफ्लो 1 लाख रुपीज है, कैश आउटफ्लो, और जो कैश इनफ्लो है कंपनी का वो 3 साल का कैश इनफ्लो दे रखा है 39,512 रुपीज। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को डिवाइड करना है एक परसेंटेज से, जिससे इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाए। वैसे तो देखिए 40 40 40 लगभग करीबन ये 1,20,000 रुपए हैं। तो 1,20,000 रुपए को हम किससे डिवाइड करें, एक ऐसे परसेंटेज से, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। 1,20,000 को हम कौन से एक ऐसे परसेंटेज से डिवाइड करें, ये 1 2 3 3 साल के, कि हमारा ये किसके बराबर हो जाए, ये 1 लाख रुपीज के बराबर हो जाए। तो अब ये तीनों को ऐड नहीं करना, तीनों क्योंकि तीनों अलग अलग साल के हैं। एक 40,000 रुपए एक साल में मिल रहे हैं, दूसरे 40,000 दूसरे साल में, और तीसरे तीसरे साल में। तो हम तीनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे जिससे वो 1 लाख के बराबर आ जाए। तो जो परसेंटेज होगा, जिस परसेंटेज पे इक्वल आ जाए वही आपका हो जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और जिससे हमें ये पता लगेगा कि एक कंपनी की रिटर्न कितनी मिल रही है। तो अब आप देखिए इसको, पहला स्टेप तो हमने 1 लाख रुपीज लिया, और यहाँ पे 1 लाख रुपीज ये डिफरेंस है, अलग है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जीरो चाहिए। तो हम तीनों को डिवाइड करना है एक ऐसे परसेंटेज से जिससे हमारा इन दोनों का बीच का डिफरेंस जीरो आ जाए। तो हमने इसको 9% पे करके देखा। आप पहले 8% पे भी कर सकते हैं, 10% पे भी करके देख सकते हैं, थोड़ा हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा। जनरली कैलकुलेशन इतनी करनी नहीं होती क्योंकि एक्सेल में करती हैं कंपनीज, एमएस एक्सेल में आप सिंपल एक फॉर्मूला लिखेंगे एक्स आई आर आर इक्वल्स टू एक्स आई आर आर, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देता है। मैनुअली मान लीजिए मैं 9% पे डिवाइड करके देखा, तो 9% पे जो 39,512 है उसकी वैल्यू 36,000 रुपए आ गई। दूसरे की वैल्यू जो है आपकी वो 33,000 आ गई, तीसरे की वैल्यू आपकी 30,000 आ गई, और इन तीनों को हमने ऐड किया तो करीबन 99,953 यानी 1 लाख के आसपास आ गई। तो 1 लाख रुपए आपका कैश आउटफ्लो था, ये आपका 1 लाख रुपए कैश इनफ्लो आ गया, यानी इनका जो डिफरेंस है वो जीरो के लगभग आ गया। ठीक है, 47 है तो 9.01 9.02 हो सकता है। तो आपकी जो रिटर्न है एक ऐसा परसेंटेज जिसपे आपकी रिटर्न, जिसपे आपका डिफरेंस जीरो आ जाए वही आपकी रिटर्न है। तो एनपीवी इज इफेक्टिवली 9%। तो इस कंपनी की एनपीवी जो थी वो जीरो आने के लिए 9% पे आ गया रिटर्न हमारा। तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 9%। अब इसे चेक करना है इसकी कॉस्ट कितनी है। अगर इसकी कॉस्ट 7 या 8% है तो ये प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर इसकी कॉस्ट ही 10 या 11% है तो इसको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और बी, और ये आपका 9% दे रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट अगर 12% दे रहा है, तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, जो आपको बेटर रिटर्न दे रहा है। तो यही आपका क्या हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स क्यों हैं, क्योंकि इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं, हम सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, आपकी थर्ड टेक्निक है एनपीवी।
ने आपको जो रिटर्न दिया था वो अमाउंट के फॉर्म में दिया था। आईआरआर ने आपको जो रिटर्न बताया वो परसेंटेज के फॉर्म में बताया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो आपको रिटर्न बता रही है वो रेशियो के फॉर्म में बता रही है। तो जिसके बेसिस पे आपको ये पता लगेगा एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। देखिए यहाँ तो क्या कर रहे थे, माइनस कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे थे, कैश इनफ्लो इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड कर रहे हैं कैश आउटफ्लो। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो के फॉर्म में आएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाई कैश आउटफ्लो। अब फॉर एग्जांपल इनफ्लो कितना है, 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए आपको आए, इन्वेस्ट कितना किया आपने, 10,000 रुपीज। तो 12,000 जो है उसका जनरली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर भी सकती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं भी करती है। तो अगर आप कंसीडर करके चल रहे हैं तो इस 12,000 रुपए की टाइम वैल्यू ऑफ मनी से वैल्यू निकालिए फिर डिवाइड करिएगा। अगर आप कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं तो 12,000 आए कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई 10,000 कितनी आ गई, 1.2। तो अगर वैल्यू एक से ज्यादा आई यानी 10,000 रुपए लगा के 12,000 रुपए मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते, 12,000 की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मान लीजिए 11,000 रुपए आती, तो फिर 11,000 को आप 10,000 से डिवाइड कर देते तो 1.1 आ जाती वैल्यू। तो किसी भी तरीके से हमें देखना है 1 के रेशियो में, अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। 1 रुपए लगाए और 1 रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, 1 रुपए लगाए और 90 पैसे मिल रहे हैं तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है। तो इस वीडियो में मेनली हमने फोकस किया था 3 टेक्निक्स पे, एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन, मेनली एआरआर और पेबैक पीरियड तो ट्रेडिशनल टेक्निक थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती। तो कंपैरिजन करना चाहिए तो मेनली हमें करना चाहिए जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एनपीवी किस बेसिस पे बताता था, ये आपको बताता था अमाउंट के फॉर्म में, तो जिस प्रोजेक्ट में भी बेटर अमाउंट है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको बताता था परसेंटेज के फॉर्म में रिटर्न, तो जिस भी प्रोजेक्ट की ज्यादा बेटर रिटर्न है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और पेबैक पीरियड आपको बताता था कि नंबर ऑफ ईयर्स, तो जिसमें भी ज्यादा बेटर जल्दी मिल रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो कंपनी जनरली सेलेक्ट करती हैं तो एक या एक से ज्यादा टेक्निक भी यूज करती हैं देखने में, और जिसके बेसिस पर डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि कंसेप्ट हमें समझना था। फिर भी वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।